एंड वेलकम। देखिए, आप लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 23 और 25 और 28 29 ऐसे बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन हमने करने हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, अब बुक जो है वो चेंज हुई है थोड़ा, मतलब सिलेबस आपका कट किया गया है। तो जो आपका, मैंने दूसरी पुरानी बुक भी देखी है, 30 बच्चे आपके पास मैक्सिमम बच्चों के पास 34th एडिशन वाली बुक है। तो वो बुक भी मैंने दिन में देखी है। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर है वो इस अब बुक में 22 तक सेम है, लेकिन 23 क्वेश्चन अब ये है जो 32 क्वेश्चन है पुरानी बुक का 32 क्वेश्चन, और जो नई बुक है अब इसका 23 क्वेश्चन है ये। तो वो हम आज करेंगे 23 क्वेश्चन। 22 तक तो आपको आते हैं, वो इजी है बिल्कुल, वो इतने हैं भी नहीं है कुछ खास उसमें। तो 23 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नई बुक का अब 32 कट होके अब 23 बना है। तो अब ये क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में ऑलरेडी मैं आपको भेज दूंगा, उसमें पूरा डिटेल से लिखा हुआ है। मैं सिर्फ समझा देता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए, कहा हुआ डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन क्यू एज फॉलो। क्यू मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर पे एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन हुआ है। सच दैट मतलब इस तरीके से डिफाइन है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, और ए बी सेट ऑफ रैशनल नंबर से। फिर वो बोल रहा है अगर एक मतलब कोई दो रैशनल नंबर है ए और बी, उन पर बाइनरी ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइन है। तो वो बोल रहा है फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ क्यू स्टार। मतलब इस क्यू और ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। मतलब ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना आपके पास, बोल रहा है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा अगर चाहे वो बाइनरी ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइन है। तो अब इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट निकालनी है। तो अब आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए मैंने आपको कहा था कि ई से डिनोट करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट को। तो सोल्यूशन किस तरीके से करना है मैंने लिखा हुआ उधर पीडीएफ में पूरा डिटेल में। मैं इधर सिर्फ शॉर्टकट समझाऊंगा। मान लेते हैं कि जी ई बी द आइडेंटिटी, मान लेते हैं लेट ई इन सेट ऑफ रैशनल नंबर, मतलब ई क्यू के अंदर है। तो देयरफॉर कंडीशन ये हो जाएगी आइडेंटिटी के लिए कि ए स्टार ई इक्वल टू ए विच इज़ इक्वल टू ई स्टार ए में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि अगर किसी एलिमेंट एक में, किसी सेट के एक एलिमेंट में मैं उसको प्लस माइनस या ऐड मल्टीप्लाई करूं, वापस वही एलिमेंट मिले, इज़ नोन एज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मतलब इस तरीके से आइडेंटिटी एलिमेंट है कि इस पर मैं बाइनरी मतलब ऑपरेट कर रहा हूं तो वापस वही एलिमेंट दिख रहा है। चाहे मैं लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट करूं, चाहे मैं राइट हैंड से ऑपरेट करूं, तो वापस वही एलिमेंट मिले, उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। मान लिया जी इसमें ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अब मैं पहली कंडीशन लेता हूँ, ये मतलब कि अगर ये इसके बराबर होगा तो फिर क्या होगा। नाउ ए स्टार ई विच इज़ इक्वल टू ए। अब देखिए ए स्टार ई क्वेश्चन डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइन है कि ए स्टार बी इसके बराबर है। तो ए स्टार ई किसके बराबर होगा, ए स्टार अगर बी इसके बराबर है तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ ई डालना। तो ए स्टार ई की जगह आ जाएगा ए प्लस, ये डिफाइन है ए का ए प्लस बी की जगह पर ई, फिर माइनस ए की जगह पर ए और बी की जगह पर ई, और विच इज इक्वल का इक्वल और ए का ए। ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन जो गिवन था वो डिफाइन कर दिया इस पर। अब देखिए ए का ए प्लस, इधर से ई और ई में ले लूँ कॉमन, अंदर बचेगा 1 माइनस ए विच इज इक्वल टू ए। अब देखिए ई इंटू 1 माइनस ए इक्वल टू ए, ये प्लस का ए आगे जाएगा तो माइनस का ए हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से 1 माइनस ए तो 0 हो नहीं सकता। प्रोडक्ट में दो चीज़ जब भी कभी प्रोडक्ट में आ जाए, मतलब एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0, उस टाइम या तो ये 0 होता है या ये 0 होता है। अब इधर भी प्रोडक्ट में या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा, अगर ये 0 हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये 0 हो गया 1 माइनस ए इक्वल टू 0, तो
ए की वैल्यू इधर आ जाएगी 1। तो जब ए की वैल्यू 1 आएगी तो 1 ऐड करने से आप रैशनल नंबर में 1 ऐड करने से, किसी भी रैशनल नंबर में आप 1 ऐड करोगे, सपोज कोई भी रैशनल नंबर लेंगे आप, उसमें अगर 1 ऐड करोगे, आइडेंटिटी आपकी सेम नहीं आएगी किसी दो सेट के ऊपर, इसलिए ये नॉन ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ से ये नॉन ज़ीरो है तो दिस इम्प्लाइज ई इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये नॉन ज़ीरो तो ये ज़ीरो हो जाएगी, इसमें आइदर का केस आता है। तो ई इक्वल टू ज़ीरो, तो ई आ गया आइडेंटिटी। तो इट मीन्स अगर ए स्टार ई इक्वल टू ए इसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है, यहाँ से मतलब ई हमें प्रूफ हो गया कि ई ज़ीरो के बराबर है। तो अगर ये ज़ीरो के बराबर है तो देन, तो देखिए ई ज़ीरो हो गया, हमने ये कंडीशन ली तो यहाँ से हमें पता लगा कि ई ज़ीरो है। तो फिर ए स्टार ई की जगह पर ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू ए आएगा। अब इक्वल टू ई की जगह पर ज़ीरो स्टार ए, कहने का मतलब कि ए में एक आइडेंटिटी एलिमेंट हमने ये प्रूफ किया। अब ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, तो वो बोल रहा था कि ए और बी रैशनल में होने चाहिए। तो जो आइडेंटिटी हमारी इधर आई है रैशनल नंबर में, मैंने आइडेंटिटी प्रूफ की बाय दिस कंडीशन से, वो ज़ीरो है। तो हम यहाँ से कहेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ए स्टार ए। आप अब देखिए, अब ए स्टार इसको इस कंडीशन देखिए, अब ये तो होगी, अब मैं इसमें ये भी ऐड कर सकता हूँ। अब अप्लाई करो दोबारा, जो आपकी आइडेंटिटी आई ज़ीरो, उस पर अप्लाई करो गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन अप्लाई करो तो गिवन मतलब गिवन डेफिनेशन अप्लाई करो जो दी हुई है उसने, वो दी हुई ए स्टार बी इक्वल टू दिस। तो अब ए स्टार बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर ज़ीरो है, तो विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए का ए प्लस बी की जगह पर इधर ज़ीरो है तो प्लस ज़ीरो माइनस ए का ए और बी की जगह पर इंटू ज़ीरो। तो आ गया ए ज़ीरो और माइनस ए इंटू ज़ीरो ज़ीरो, तो ए ही बच गया। तो इट मीन्स ये जो गिवन जो हमने आइडेंटिटी निकाली उस पर ऑपरेशन डिफाइन जो गिवन था वो लगाया, तो वापस हमें रिज़ल्ट वही दिख रहा है ए। ये गिवन कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब डेफिनेशन उसकी सेटिस्फाई कर रही है। तो हम कहेंगे इस तरीके से, हम कहेंगे कि ये ज़ीरो जो है ये आइडेंटिटी है किसकी, इस सेट ऑफ क्यू की। तो हम कहेंगे ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ देन ज़ीरो, या हैंस लिख सकते हैं, या देयरफॉर इज़ द ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। ज़ीरो ही एक, अगर ई की वैल्यू इधर ज़ीरो सपोज होती, इधर ये जो गिवन उसने डिफाइन किया हुआ है, अगर उसमें ये सेटिस्फाई ना करती, मतलब कुछ और आंसर आता, ए की जगह पर माइनस बी आया था कुछ और, तो फिर हम कहते हैं कि ज़ीरो इज़ नॉट आइडेंटिटी ऑफ दिस, फिर और कुछ आइडेंटिटी प्रूव करते हैं। ठीक है ना, आई होप आपको समझ आया होगा कि आइडेंटिटी कैसे की जाती है। ठीक है ना, तो पहली कंडीशन, पहला पार्ट यही बोल रहा था वो कि आइडेंटिटी एलिमेंट बताओ किसकी, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ये क्यों, और ये स्टार जिस पर मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पे इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगी वो फाइंड कीजिए। तो हमने फाइंड कर दी ज़ीरो। अब दूसरा पार्ट बोल रहा है विच एलिमेंट इन दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज इन्वर्टिबल, इनमें से कौन सा एलिमेंट इन्वर्टिबल है और कौन सा नहीं है। ठीक है ना, वो ये बोल रहा है। तो नेक्स्ट हम वो करते हैं। अब दूसरा पार्ट बोल रहा है वो कि विच एलिमेंट इन क्यू स्टार इज इन्वर्टिबल, कि इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में कौन सा एलिमेंट जो है वो इन्वर्टिबल है। मतलब इन्वर्टिबल का मतलब इन्वर्स निकालना है, कौन सा है, किसका इन्वर्स है किसका नहीं है। तो देखिए इधर मान लेता हूँ एक एलिमेंट लेता हूँ मैं ए, क्यों के अंदर सेट ऑफ रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, उसके अंदर मैं अगर एलिमेंट एक ए लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ ए बिलोंग्स टू ए, ये इन्वर्टिबल है, इसका कोई इन्वर्टिबल होगा। तो देखिए अगर कोई भी एलिमेंट इन्वर्टिबल है तो उसका ज़रूर कोई ना कोई इन्वर्स होगा, उसका मतलब अगर ए मतलब कोई ना कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा जो उसका इन्वर्स होगा। तो मैंने कह दिया कि ए क्यू के अंदर है, बी इन्वर्टिबल, मतलब ये क्या है, इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल की डेफिनेशन क्या होती है कि एक फंक्शन एक नंबर कब मतलब कोई भी नंबर कब इन्वर्टिबल होता है, जब वो क्या हो, जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, तो तब हम बोलेंगे ये इन्वर्टिबल है। तो मैंने कह दिया कि सपोज कर लेते हैं एक इन्वर्टिबल है, तो इट मीन्स अगर ए इन्वर्टिबल है तो उसका कहीं ना कहीं दूसरा कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो मान लेते हैं अगर ए क्यू के अंदर है तो देर एग्जिस्ट, इसको ऐसे उल्टे ई को पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, देर एग्जिस्ट। तो देर एग्जिस्ट
बी इन क्यू, बी क्यू के अंदर कोई दूसरा एलिमेंट होगा, सच दैट डेफिनेशन ये कहती है कि अगर ए कोई इन्वर्टिबल है तो बी उस टाइम एक ऐसा नंबर मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि उन दोनों पर अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करूं तो वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू ज़ीरो, तो ए उसका इन्वर्स ऑपरेशन मतलब बाइनरी ऑपरेट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब दिस सिंप्लाइज, अब ए स्टार बी उसने दिया हुआ है, हम ये अप्लाई करते हैं। ए स्टार बी की जगह लिखो ए प्लस बी माइनस ए बी इक्वल टू ज़ीरो। तो उसके बाद देखिए दिस सिंप्लाइज, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये माइनस का ए बी प्लस का ए बी हो जाएगा, ये प्लस का बी माइनस का बी हो जाएगा और प्लस का ए माइनस का ए हो जाएगा, तो इक्वल टू ज़ीरो। अब ये माइनस आगे जाएगी तो ज़ीरो हो जाएगी, बनेंगे आपके पास ए बी माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बी माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए, माइनस का ए आगे चला गया ए हो जाएगा। तो दिस सिंप्लाइज, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बी इधर भी है इधर भी है, बी ले लेता हूँ बाहर, अंदर बचेगा ए माइनस वन विच इज़ इक्वल टू ए। तो देखिए ए बी को इधर रखूँ मैं, ये ए माइनस वन मल्टीप्लाई में था तो आगे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ गई ए अपॉन ए की पावर माइनस वन। तो यहाँ से अगर ए तुम्हारा ज़ीरो हो जाए, यहाँ से अगर ए ज़ीरो हो जाएगा, सॉरी ए अगर वन हो जाएगा, ए अगर वन होगा तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये ना डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए ए नॉन ज़ीरो होना चाहिए, सॉरी इधर इधर ए इज़ मतलब नॉन ज़ीरो नहीं, सॉरी ए इज़ नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ए अपॉन ये जो बी की वैल्यू आई है इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि बी इसका इन्वर्स है और ये ए का इन्वर्स है, ये ए का इन्वर्स है और बी का इन्वर्स ये है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ए बी का इन्वर्स है या बी ए का इन्वर्स है। तो देन हम कह सकते हैं देन ए अपॉन ए माइनस वन इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, ये ए का इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि बी क्या लिया था हमने, ए तो वो एलिमेंट ले रहे हैं जो हमने बताना है कि इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स फिर निकालना पड़ेगा। तो उसका इन्वर्स हमने माना बी, उसका इन्वर्स हमने बी माना, तो बी की वैल्यू क्या आ गई ए अपॉन ए माइनस वन। तो इसलिए हम कहेंगे ए अपॉन ए माइनस वन इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, हमने बताना था ए का इन्वर्स फाइंड करना था। अब इन्वर्स निकल गया, लेकिन अगर ए वन होता तो फिर इन्वर्स नहीं होता, तो वही केस में मैं लिखूँगा, वो बोल रहा है ना विच एलिमेंट इन की स्टॉक, कौन सा इन्वर्टिबल है। तो देखिए कौन सा है, अभी एक तो ये पता लग गया हमें ये है। अब यहाँ से कंडीशन ये भी आती है कि अगर वन होगा तो फिर होगा, तो इट मीन्स एक कंडीशन और निकल रही है यहाँ से। तो मैं लिखूँगा अल्सो वन क्यू के अंदर अगर है तो उसका कोई इन्वर्स नहीं होगा, हैज़ नो इन्वर्स। क्यों? क्योंकि इफ़ बी इज़ द इन्वर्स ऑफ वन, अगर बी इसका इन्वर्स बन जाएगा वन का, बी अगर वन का इन्वर्स बनेगा तो तब क्या होगा, वन स्टार बी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। वन अगर बी वन का इन्वर्स बनेगा तो तब ये कंडीशन हो जाएगी। तो अब देखिए वन स्टार बी पर वही जैसे ए स्टार बी पर लगाई थी ऐसे वन स्टार बी पर लगाओ, तो ए की जगह पर वन प्लस बी का बी माइनस ए की जगह पर वन इंटू बी, तो आ जाए इक्वल टू ज़ीरो। तो आ जाएगा बी माइनस बी और ये प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो वन इक्वल टू ज़ीरो। अब वन इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो क्या ये पॉसिबल है, वन ज़ीरो के बराबर है, तो विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इट मीन्स हैंस ए का एलिमेंट जो एक एलिमेंट हम क्यू से ले रहे हैं अक्सर उसका इन्वर्स होगा, हर एक इन्वर्स होगा। उसने कहा ना कि कौन कौन से होंगे, कौन कौन से मतलब ये जो ए का मतलब उसने कहा विच एलिमेंट इन क्यू इज इन्वर्टिबल, कि क्यू स्टार के अंदर कौन सा एलिमेंट इन्वर्टिबल है। तो मैंने माना कि ए इन्वर्टिबल है, ठीक, मैंने माना ए इन्वर्टिबल, सपोज एक ले लिया ए इन्वर्टिबल है। तो अब उसका जो इन्वर्टिबल इन्वर्स निकला वो हर एक पॉइंट बी मतलब बी के हर एक पॉइंट पर वो मतलब इन्वर्स मतलब बी उसका इन्वर्स होगा हर एक पॉइंट पर, लेकिन एक्सेप्ट वन, क्योंकि वन पे कंडीशन फॉलो ही नहीं कर रही है, वन पे ये चीज़ फॉलो ही नहीं कर रही, बी पे फॉलो कर रही थी। तो इसलिए हम कहेंगे हैंस ईच एलिमेंट ए क्यू, हर एक एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट ए क्यू का मतलब क्यू का हर एक ए का मतलब कि क्यू का हर एक एलिमेंट एक्सेप्ट ए इक्वल टू वन, सिर्फ वन को छोड़कर,
इज इन्वर्टिबल होगा कि रैशनल नंबर पे सिर्फ एक नंबर को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर होंगे उस हर एक नंबर का इन्वर्स होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 23 और इसका बी पार्ट अब है नेक्स्ट बी पार्ट, वो हम दूसरी वीडियो में देखते हैं।